बड़े सम्मान के साथ मैं माननीय जे नंद कुमार जी को अनुरोध करता हूं कि कृपया विषय का प्रतिपादन करें। वंदे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनस्सगोचरं रक्तशुक्लप्रभामितर्क्यं त्रैपुरं महत्। ओम तत्सत्। परम स्वामी जी, मैथिली शरण, मैथिली नंदिनी शरण जी, डॉक्टर अनिल कोठारी जी और सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध विभूति, सभी शोधार्थी भाइयों बहनों, सबको मेरा नमन। शुरुआत में पुस्तक का विमोचन हुआ, उस संबंधित भी दो शब्द बताना चाहिए, ऐसा डॉक्टर मुकेश मिश्रा ने पहले ही आदेश दिया था। इसलिए कुल मिलाकर दिए हुए समय से कुछ समय पुस्तक संबंधित भी दो शब्द बताना चाहता हूं। आखिरकार वो पुस्तक में जो हैंडल किए हुए विषय आज का जो वक्तव्य का विषय भी है, इसलिए वो दो प्रकार का विषय नहीं है। नेशनल सेल्फहुड इन साइंस, इसका पहला, ये पुस्तक का पहला विमोचन कह सकते हैं, नहीं तो चर्चा कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, वो हुआ। आप में से कई लोगों को लगभग बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा, ऐसा एक जगह पर हुआ, JLF में हुआ था, जयपुर लिटफेस्ट में। मेरे ख्याल से जयपुर लिटफेस्ट में इस प्रकार का एक पुस्तक की चर्चा पहली बार हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। पुस्तक चर्चा में पहला क्वेश्चन ही वही था, व्हाट अबाउट दिस हेडिंग, दिस टाइटल, नेशनल सेल्फहुड इन साइंस। यू नो, साइंस इज एन इंटरनेशनल, एक सार्वलौकिक विषय है, एक ग्लोबल टॉपिक है, एक ह्यूमनिस्टिक टॉपिक है। आपको कैसे इसको राष्ट्र के सीमा के, हाउ डायर यू कन्फाइन इट इन द कॉन्टूर्स ऑफ ए नेशन, वैसा ही था क्वेश्चन पहला। मैंने बताया एवरी नेशन हैज गॉट इट्स ओन सेल्फहुड। सभी राष्ट्रों को अपने अपने एक अस्मिता होती है। वो अस्मिता राष्ट्र के सब प्रकार के फेसेस में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इंडस्ट्री हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, सब में ये सेल्फहुड का मैनिफेस्टेशन होता ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये पूरे विश्व का इतिहास आप पढ़ा है तो ये मालूम होता है। जब इस अस्मिता से राष्ट्र के ये प्रादुर्भाव, नहीं तो ये मैनिफेस्टेशन अलग होना प्रारंभ होता है, उस समय सब मिट गए जहां से। ऐसा इकबाल ने गाया है ना, जुनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, सब मिट गए जहां से। इसका कारण क्या है? वो मूल सत्व से वो अलग होना प्रारंभ हुआ है। हमारे यहां क्यों ये कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा बहुत दुर्बल हुए होंगे बीच के कालखंड में, फिर भी दिस फ्लो इज कंटिन्यूइंग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, नो वन कैन क्वेश्चन इट। ये राष्ट्र प्रवाह आगे ही चल रहा है। हिस्टोमैप ऑफ हिस्ट्री ऐसा करके पूरे विश्व के राष्ट्रों का इतिहास के आधार पर एक मैप बनाया था। वो मैप में इतिहास के अतीत काल से प्रवाहित हुए एक ही राष्ट्र संस्कृति है, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? भारत। कुछ हद तक चीन थे,
लेकिन हिस्टोमैप ऑफ हिस्ट्री का जो वैज्ञानिक ने, जो बनाए हुआ वैज्ञानिक जो बता रहे, चीन को भी उस प्रकार के कंटिन्यूटी था कुछ हद तक अभी, लेकिन उसका जो संस्कृति एक सस्पेंडेड एनिमेशन मोड में है। ये सस्पेंडेड एनिमेशन, ये पॉलिटिकल साइंस के लोगों को अच्छी तरह मालूम है। पार्लियामेंट में, असेंबली में जो होते हैं, किसी कारण से बहुत हंगामा हुई और संविधान ठीक तरह से चलते नहीं है, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का या प्रेसिडेंट का इंटरवेंशन से वो असेंबली को, पार्लियामेंट को सस्पेंडेड एनिमेशन में रख सकते हैं। इस प्रकार चीन के जो संस्कृति कम्युनिस्ट आविर्भाव के कारण, कम्युनिस्ट का जो इंटरवेंशन के कारण, वहां के कल्चर एक प्रकार से एक सस्पेंडेड जेल में है, कुछ कर नहीं सकते ऐसा। लेकिन भारत की संस्कृति ऐसा नहीं है, ये हमेशा आगे बढ़ रहा है। इसका कारण हमारे सेल्फहुड इज स्टिल अलाइव एंड इट इज स्ट्राइकिंग। वो अभी भी है और अभी भी इसका जो जीवंत एक हर दूर रहते हैं। इस पुस्तक में उस विषय या दैट सेल्फहुड, हाउ इट हैज बीन मैनिफेस्टेड इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस, इसका एक, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक, ये पूरे विषय इसमें। And also I cannot claim that I am not making any tall claims about I am analyzing the philosophy of science. कुछ हद तक किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुख्यतः 4-5 विषय एड्रेस करने के लिए कोशिश किया। First and foremost thing, whether science and technology is a contribution of the Western, the so-called modernized society. वेस्टर्न सोसाइटी का देन है क्या ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी? उसके साथ पूछने के लिए, विचार करने के लिए कोशिश किया है वेदर भारत हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो यहां बैठे हुए सभी लोगों को उसका उत्तर मालूम है, लेकिन आई हैव रिटन इट फॉर नॉट यू ऑल। जो मुकेश जी ने बताया सब लोग पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना, लेकिन उस एस्पेक्ट सही में हम सभी को मालूम है उत्तर। देन सेकंड क्वेश्चन, कौन से किस किस विषयों में ज्यादा हमारे कंट्रीब्यूशन हुए? तीसरा, वेदर भारत का एक अलग विजन है क्या, साइंस संबंधित, टेक्नोलॉजी संबंधित एक अलग विषय है क्या, विजन है क्या? फोर्थ, द मॉडर्न सो कॉल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड सो मेनी प्रॉब्लम्स पुट बिफोर द सोसाइटी, द ह्यूमैनिटी इन पर्टिकुलर। मनुष्यों का, मानवों के आगे बढ़ने से रोकने लायक तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है क्या? इसलिए लोग अभी आजकल डिस्कशन हो रहा है टेक वर्सेस डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ तक खड़ा हो गया है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज डिसाइडिंग टू हुम यू हैव टू वोट। हम किनको वोट करना है ये तय करने वाले लोग कौन है? ये पूरे विश्व के किसी कोने पर बैठे हुए दो सो कॉल्ड सम एलिट्स आर creating some algorithms, and that algorithm is analyzing you and suggesting or dictating you आप किसको वोट करना है। आप क्लिंटन को वोट करना है क्या, बाइडेन को वोट करना है क्या, ट्रंप को वोट करना है क्या, मोदी को वोट करना है, ये तय करने वाला किसी कोने पर बैठे हुए कुछ व्यक्तियों के दिमाग पर आए हुए एल्गोरिथम्स तय करते हैं। सो ह्यूज प्रॉब्लम्स आर बीइंग क्रिएटेड। इसको हल करने के लिए भारत के पक्ष में, भारत के साइंस में द सो कॉल्ड नेशनल सेल्फहुड इंस्पायर्ड भारतीय विज्ञान में किसी रास्ता है क्या या नहीं? और पांचवा एक विषय, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी होने की संभावना है, मुझे लगता है। पुस्तक ज्यादा बिकने के लिए मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं किया है, इतिहास से एक सच रखने के लिए कोशिश किया। दैट इज, लोग पूछते हैं ठीक है आपके विरासत उज्जवल है, इतिहास में आपका जो साइंस का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, सेल्फहुड भारत के अंदर इतना ज्यादा वैज्ञानिक क्षेत्र में काम किया है, बहुत सारे लोग, इवन अल्बर्ट आइंस्टीन सहित लोग, कार्ल सागन जैसे लोगों ने मानते हैं भारत के जो विज्ञान श्रेष्ठ थे। आइंस्टीन ने बताया था सीरो भारत के देन है, विदाउट विच नो पर्पसफुल डिस्कवरी शुड हैव बीन पॉसिबल, ऐसा भी आइंस्टीन ने बताया था। ये सब ठीक है, लेकिन अभी क्या स्थिति है भाई, ये बताओ।
स्वतः आपका पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था उस समय, उनके अपार्थिव के कारण आप पीछे गए, ये भी आप बता रहे हैं, ठीक है, वो भी मानता हूं। लेकिन आपको पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने के बाद क्या हुआ? क्या पूरे विश्व में और एक सीवी रामन को क्यों क्रिएट नहीं किया? और एक एस चंद्रशेखरन को क्यों नहीं क्रिएट किया? एक और खुराना क्यों नहीं आए? क्यों एक और रविंद्रनाथ टैगोर नहीं आए? स्वतंत्रता मिलने के बाद एक कहां गए ये सब? ऐसा लोग पूछते हैं। इसका उत्तर के बारे में भी कुछ उत्तर जरा पॉलिटिकल दृष्टि पर न देखना चाहिए। वैज्ञानिकों ने इसका कारण बताए थे, पूर्ण नंद कुमार नहीं है। इसका उत्तर वैज्ञानिकों ने बताए थे। नन अदर देन सीवी रामन बताया है, नन अदर देन एस चंद्रशेखर बताया है, नन अदर देन मेघनाथ साहा बताया। सीवी रामन ने बताया ये सब इस प्रकार के विज्ञान के प्रगति भारत में न होने का मुख्य कारण द सो कॉल्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति है। हमेशा हम अभी पार्लियामेंट में भी खूब चर्चा होने के समय कुछ लोग तो कहते हैं भारत के साइंस का पूरा रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? फर्स्ट प्रधानमंत्री, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, वो है भारत के विज्ञान का पूरा आगे बढ़ाने का पूरा जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा है। लेकिन सीवी रामन का कंक्लूजन कुछ अलग है। सीवी रामन स्पष्ट रूप में बताए, उस समय इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा था, व्हाट ऑल हैव बीन डन बाय दिस मैन। सीवी रामन के उनका उमा करके उनके जो जीवन बायोग्राफर भी लिखा है, क्या सीवी रामन ने किया। नॉट ओनली दैट, रामन जब बैंगलोर में उनके पैसा से एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, उसके सामने उन्होंने बोर्ड रखा था, बोर्ड में ऐसा लिखा था, पॉलिटिशियंस आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दिस इंस्टीट्यूट। पॉलिटिशियंस, ये भी लिखा था। एक बार नेहरू जी आने के समय नेहरू जी को दो प्लेट्स दिया, एक सोने का एक कॉपर का। रामन जी ने बताया तो इसमें से सोना कौन सा है वो निकालो। नेहरू जी सस्पेक्टेड कॉपर ही दिखाया था। सीवी रामन का एक सुंदर स्पीच है, उसके स्पीच मतलब स्टेटमेंट है उसके बाद, दिस इज अ प्रॉब्लम, यू आर बीइंग एल्यूड बाय द लाइट, यू कैन नॉट फाइंड आउट द ट्रूथ। मेघनाथ साहा ने बताया, एस चंद्रशेखर ने बताया, अवश्य भारत का सेल्फ एक्सप्रेशन इन द साइंस जस्ट लाइक इट हैपेंड बिफोर इंडिपेंडेंस अभी भी होना चाहिए था। सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फहुड, इसका एक्सप्रेशन होना चाहिए था। यह हमारा जो दायित्व था पूरे विश्व के सामने, हम किसी के कम नहीं है, कम से कम सबसे आगे है ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं। हम इंग्लिश का यूरोप के पीछे नहीं है, हमारे वैज्ञानिक प्रतिभा ये दिखाने के लिए बताने की आवश्यकता है। अनुमति नहीं दे रहे थे अच्छे वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने के लिए, पीछे चल रहा था वेस्टर्न साइंस के बढ़ा रहे हैं बहुत सारे सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट। 10 रुपया देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं 100 रुपीज का आंकड़ा देने के लिए। इस प्रकार साइंटिस्ट को एक प्रकार से, साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट को इस सरकारी ढांचा के एक नट ऐसा, एक बोल्ट ऐसा बनाने की एक प्रक्रिया, द ओवर सेंट्रलाइजेशन एंड ऑल्सो ओवर स्टेट कंट्रोल, एक प्रकार का डिक्टेटरशिप, यह प्रयोग भी किया है वो लोगों ने। मतलब क्या है, स्वतंत्रता के बाद कितना आगे बढ़ना चाहिए था, हम आगे नहीं बढ़ा। दैट हैज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड, ओके, दैट एंड स्वतंत्रता संग्राम में कैसे पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे द टावरिंग पर्सनालिटी, द केमिस्ट, द ग्रेट केमिकल साइंटिस्ट, उन्होंने कैसा योगदान किया था, कैसे जगदीश चंद्र बोस ने कंट्रीब्यूट किया है, कैसे प्रोफेसर मेघनाथ साहा ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर क्रांति के लिए प्रयास किया। ये इस प्रकार के विषयों के बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए कोशिश किया है। दैट इज द टॉपिक एंड वी हैव स्टार्टेड आवर टुडेज डिस्कशन पॉइंट ऑल्सो, दैट इज द सेल्फहुड, हमारे अस्मिता का जो विषय। शुरू में मैं पहले ही डॉक्टर मुकेश मिश्रा, डायरेक्टर द तोबन झेंगड़ी शोध संस्थान, और उनके पूरे टीम और सहयोग करने वाले मैकोस जैसा, अनिल कोठारी जी जैसे लोगों के, मखनलाल यूनिवर्सिटी जैसा, टीचर्स इंस्टीट्यूट जैसा, वीर भारत
ट्रस्ट जैसे सभी लोगों को भरपूर प्रशंसा में एक प्रकार से मैं करना, बधाई देना चाहता हूं शुरू में, क्योंकि एक टाइमली टॉपिक को गत 2 साल से लेकर चल रहा है। ये टाइमली है, समयानुकूल है। ये टॉपिक कहने का मुख्य कारण भारत बदल रहा है। भारत आगे बढ़ने का एक इच्छा खूब प्रकट करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ने के समय सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? वी आर ऑल आफ्टर डेवलपमेंट। विकसित भारत के बारे में हम बात करते हैं। दैट इज नीडेड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वो होना ही चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन इस रास्ते में हम डेवलप करते करते आगे बढ़ रहा है तो I do fear, I do doubt. We can be a developed India, but it will not be a विकसित भारत। अगर हमको विकसित भारत होना चाहिए तो ये मैं केवल भाषा का खेल नहीं कर रहा हूं। डेवलप्ड इंडिया कैन बी, वी कैन। वो तो सॉरी, मैं कुछ शब्द बताने के समय इसको किसी पॉलिटिकल अर्थ नहीं निकालना चाहिए। बुलेट ट्रेन बना सकते हैं, इसमें से हम इंडिया बन सकते हैं, डेवलप्ड इंडिया। बहुत सारे उस प्रकार का डेवलपमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका कंटेंट क्या होना चाहिए? वो कंटेंट से हटकर, विषय वस्तु से हटकर हम आगे बढ़ना नहीं चाहिए। इसके लिए विकसित भारत वुड बी ए शिक्षित भारत, एक प्रकार से प्रबुद्ध भारत भी होना चाहिए। ये प्रबुद्ध भारत का जो निर्माण में शिक्षा व्यवस्था, यहां के शोध अनुसंधान, ये ठीक दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अनुसंधान के बारे में कैसे शोध होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे सेशंस यहां जो चर्चा हुई। मैं जब आए थे उस समय भी गिरीश्वर मिश्रा जी, पूज्य स्वामी नरसिम्हानंद जी वगैरह तो चर्चा कर रहे थे कौन से स्टाइल में हमारे मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हमने कर दिया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर, एक भारतीय रीति शास्त्र के आधार पर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहां के जो शोध, यहां के जो रिसर्च, इट मस्ट बी फॉर आवर नेशनल रिनेसांस। एक नवोत्थान के लिए रिसर्च होने की आवश्यकता है। उसके जो दिशा तय करने के लिए ये राष्ट्रीय शोध समागम, संगम हम यहां कर रहे हैं। इसलिए मैंने समय एक प्रकार से एक टाइमली एक्शन करने के लिए शोध संस्थान और उसके डायरेक्टर सहित सभी लोगों को मैंने बधाई देने का कारण यह है। हम ठीक तरह से आगे बढ़ना है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला करने का विषय, यह भी चर्चा हुई कल, मैंने सुना कल और आज ये इसके बारे में भी चर्चा हुई। उपनिवेशिकता से हम मुक्त होने की आवश्यकता है। डीकॉलोनाइजेशन के बिना किसी भी देश आगे बढ़ नहीं सकते। स्वतंत्रता संग्राम भी सही में, स्वतंत्रता संग्राम का एक सिनोनिम है डीकॉलोनाइजेशन। बट डीकॉलोनाइजेशन 100% हुआ है क्या या नहीं? उपनिवेशिकता से हम मुक्त हुआ है क्या नहीं? माननीय प्रधानमंत्री जी 3-4 साल पहले रिपब्लिक डे मैसेज जब देने के समय उन्होंने एक बात बताया था, पंच प्रण के बारे में बताने के समय उन्होंने एक बात बताया, वी हैव टू इरेज द लास्ट ट्रेसेस ऑफ सर्विट्यूड फ्रॉम आवर माइंड। हमारे मन में जो गुलामी का जो अंश है अभी भी बहुत सारे विषयों में, शिक्षा क्षेत्र में भी है, उद्योग के क्षेत्र में भी है, योजना के क्षेत्र में भी है, सभी क्षेत्र में अभी भी है, व्यवहार के क्षेत्र में भी है। आप सभी लोगों को मालूम है, फोन, किसी को फोन आ गया है तो फोन उठाकर हम क्या कहते हैं? हम सभी हाँ, डीकॉलोनाइजेशन के लिए बात करने वाले लोग भी हेलो कहते हैं। इट इज अ ट्रेस ऑफ सर्विट्यूड, आई वुड लाइक टू से। क्यों हेलो? हेलो का अर्थ अभी तक मैंने बहुत सारे अंग्रेजी पंडितों को पूछा, किसी को मालूम नहीं है। हाँ, कोई है तो इसके बाद बताना चाहिए मेरे को। अगर आपके पास कुछ एटिमोलॉजिकल मीनिंग है तो मैंने जो सोचा है ये ओ हेल है, हे नरक है। क्यों? और क्या अर्थ है? ओ हेल कहने के कारण इसका तर्क है मेरे पास, क्योंकि पाश्चात्य लोगों के सोच में हमेशा ये नेगेटिविटी आते हैं। मैं तो शैतान के बारे में सोच रहा था, आ गया शैतान,
अंग्रेजी लोग, हम जब 2-3 लोग चर्चा कर रहे हैं, तीसरा एक व्यक्ति के बारे में उधर नहीं है, वो व्यक्ति अचानक आ गया है, तो वो लोग क्या कहते हैं? थिंकिंग अबाउट शैतान, ब्रिंग हिम इट, सही, डेविल इज हियर, डेविल इज हियर, डेविल है उन लोगों को सब। लेकिन हम क्या कहते हैं भारतीय परंपरा में? शतायु। तुरंत हम बताएंगे आपके बारे में, हम सोच रहे हैं आपको 100 साल आयु मिल रहे, वहां डेविल कहते हैं। मैं बता रहा हूं वही वी आर गो। हम क्यों ये हेलो कहते हैं? जन्मदिन का त्योहार मनाते हैं हम। मैं सिंपल उदाहरण बता रहा हूं, आई एम नॉट ए ग्रेट रिसर्चर, थैंक गॉड आपके जैसा। मैं सिंपल उदाहरण डिकॉलोनाइजेशन जब कहने के समय मैं बता रहा हूं, वाई कौन भी हम जो फोन उठाकर राम राम क्यों कह सकते हैं? जय श्री राम क्यों नहीं कर सकते? कम से कम नमस्ते क्यों नहीं कर सकते? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। जन्मदिन का जो त्योहार मनाने का, जन्मदिन मनाने का स्टाइल क्या है? खरीद कर लाते हैं, रखते हैं, बच्चे के कितने आयु है उतना मोमबत्ती लगते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, फूंक के बुझाते हैं। दिया जलाना हमारे परंपरा है। दिया जलाकर देवता के सामने रखकर हम पूजा करते हैं, उसके सामने बच्चों को बताते हैं कुछ दक्षिणा दो, कुछ पूजा करो, भजन करो, भोजन साथ में करो, हम सब मिलकर साथ भोजन करो। वेदर इट इज गोइंग ऑन नाउ, ये छोटी बात है। बड़े बातों के बारे में भी वही है। हम तो हमेशा पाश्चात्य देशों में क्या हो रहा है, हमेशा अक्सर में उदाहरण बताते हैं, तो रिसर्चर्स के लिए भी लागू होता है क्या? आपको भी अपना कर सकते हैं क्या? वेदर आप में से कुछ लोग इसके ऊपर रिसर्च कर सकते, सोचना चाहिए। भोपाल में भी 2-3 बार मैं बता चुका है, कुछ लोगों को लगेगा ये बंदे को इसी उदाहरण ही है क्या, ऐसा लगेगा। कुछ 3 साल पहले मैंने आइसर पुणे का गाइड बुक देखने का अवसर मिला। 3-4 साल ही हुआ है, 14 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, ये भी अंडरलाइन करके समझना चाहिए। वो आइसर के एक गाइड बुक में एक चैप्टर बहुत आनंद आ गया पढ़कर। क्या है? द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, मेडिसिन शुड बी टॉट टू द स्टूडेंट्स। आइसर में जो आने वाला स्टूडेंट किस लेवल का है आपको थोड़ा कल्पना कर सकते, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। हिस्ट्री ऑफ आवर साइंस, हिस्ट्री ऑफ आवर टेक्नोलॉजी, वो बहुत आनंद आ गया, क्योंकि हम जिंदगी भर वही बात बताते रहते, जिंदगी भर ये आना चाहिए हमारे सिलेबस में। लेकिन पहला सेंटेंस पढ़कर मेरा पूरा होश उड़ा दिया। पहला सेंटेंस क्या है? बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, गाइड्स को बता रहे, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू हैव टू इम्बाइब, एक प्रकार का रेस्पेक्ट आपके मन में आना चाहिए ग्रीक का 4 एलिमेंट थियरी के ऊपर। मेरे को मालूम नहीं हो गया, ये भारत के हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ाने के पहले ग्रीक के 4 एलिमेंट थियरी से आप क्यों गर्व आपको महसूस होने की आवश्यकता क्या है? ग्रेटिट्यूड क्या? ये कहने का कारण क्या है? पूरे विश्व का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ ग्रीक का 4 एलिमेंट थियरी के आधार पर। आपको भी मालूम है, हम बैठे हुए पढ़े लिखे लोगों को मालूम है, दीज 4 एलिमेंट्स और व्हाट एवर इट में, इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आर द बेसिस ऑफ द होल वर्ल्ड। इस एक मोटे तौर पर एक सिंपल थियरी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स। व्हाट आर दोस 4 एलिमेंट्स? वो बताने के समय आपको मालूम है 4 भूत क्या क्या है? पृथ्वी, वायु, पृथ्वी, अप, अग्नि, वायु, ये 4 है। ये सुनने से ही आपको मालूम हो गया दे आर मिसिंग समथिंग। ग्रीक अभी तक उसके आगे नहीं गया था। प्लेटो के कालखंड में ईथर जैसा एक वेग कंसेप्ट रखने के लिए कोशिश किया, लेकिन हमारे आकाश तत्व कहां है, इनका ईथर तत्व कहां है? मुझे बहुत दुख इसलिए आया, कम से कम भारत के पंचभूत सिद्धांत को पूरा बच्चों को पढ़ाने के पहले बढ़ाने के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो कम से कम यू प्लीज कंपेयर भारतीय पंचभूत सिद्धांत और ग्रीक के चतुर्भूत संकल्प, ये कर दीजिए बस। तब ये बच्चों के मन में भी विचार, लेकिन ये सर्विट्यूड का भाव है ना मन में, पाश्चात्य का सब ठीक है, पाश्चात्य का सब ठीक है, तो कहां से प्रारंभ हो गया? ग्रीक से। इसलिए ग्रीक को आदर करना है, ऐसा कर। और उतना
वहां समाप्त हो गया तो भी मेरे को आज थोड़ा सुकून मिलने वाला था, लेकिन वहां वो गाइड बुक बनाने वाला व्यक्ति के मन में क्या क्या चल रहा था पता नहीं। उन्होंने फिर क्या बताया, नीचे एक असाइनमेंट दिया है। असाइनमेंट क्या है? यू हैव टू आस्क, यू हैव टू टीच दम, टॉक टू दम, टेल टू दम about the Panama Canal construction as a great example of construction, architecture, political will and what not. पनामा कनाल के कंस्ट्रक्शन सबसे अच्छा उदाहरण है इसके लिए। टॉपिक क्या है भूलना नहीं, भारत के विज्ञान, भारत के टेक्नोलॉजी, भारत के ये सब मेडिसिन, इसका हिस्ट्री सिखाने के लिए हम पनामा कनाल को उदाहरण के रखना है। अगर आपको आर्किटेक्चर का उदाहरण है, अगर आपका पॉलिटिकल विल का उदाहरण है, तो क्यों 200 साल पुराने, कब हुआ ये पनामा कनाल कंस्ट्रक्शन आए? आप सभी को मालूम है 19वीं सदी के अंत में प्रारंभ होकर लगभग 42 इयर्स काम करके 10 या 11 कंपनी छोड़कर अंत में ये पूर्ण हुए। 4-5 विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र हिस्सा हुए। ये पनामा कनाल कंस्ट्रक्शन द मॉडर्न एज, आई डोंट डाउट इट्स ए मार्वेलस पीस ऑफ आर्किटेक्चर, मार्वेलस पीस ऑफ एक प्रकार से पॉलिटिकल विल का उदाहरण है, मानता हूं। लेकिन भारत में ऐसा एक उदाहरण नहीं है क्या? लगभग 1950 ईयर्स बिफोर भारत के अंदर सुदूर दक्षिण में चोला डायनास्टी का फर्स्ट चोला परंपरा में करिकाल चोला ऐसा एक मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी थे। जस्ट लाइक हमारे यहाँ के भोज राजा, वो भी उसके भी पहले का है करिकाल चोला। वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था, एक नाटककार था, कवि था। उस प्रकार का एक बहुत बड़ा राजा ने कावेरी के क्रॉस में, कावेरी के तिरुचिरापल्ली में एक अणा, तमिल वाले केरल वाले हैं तो उनको मालूम है, डैम को हमारे मलयालम और तमिल में अणा कहते हैं। स्टोन डैम बनाया, स्टोन डैम, दैट टू अक्रॉस ए टोरेंशियसली फ्लोइंग कावेरी नदी। सूखे हुए कावेरी के क्रॉस में नहीं है, नदी प्रवाहित था, उस समय बनाया। एंड दैट डैम इज स्टिल प्रोवाइडिंग वाटर फॉर द होल डेल्टा। अभी भी कब है करिकाल चोला का टाइम, आप जरा गूगल करके देखिए। ये अगर बताए तो कितने गर्व की बात इन लोगों के मन में आ जाते हैं। सो इसको निकालने की आवश्यकता है, डिकॉलोनाइजेशन करना, यानी हमारे मन में ये अंधानुगामित्व, एक प्रकार से ब्लाइंड फॉलोइंग द अदर्स, उनका सब कुछ ठीक है, ये कहने का जो ये दूर करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये कॉलोनाइजेशन के वजह से हमारे अंदर, वो भी आप लोगों के शोध के द्वारा एक प्रकार से हल करना, इसको सोल्व करना, इसलिए मैं बता रहा हूं। 6 आईज यानी इंग्लिश अल्फाबेट का आई, 6 आई का प्रभाव है। 6 आई आते हैं, एक डिजीज है, एक मनोरोग है कॉलोनाइजेशन के कारण। जल्दी जल्दी बताऊंगा, समय बहुत ज्यादा नहीं है। फर्स्ट थिंग, एक प्रकार का इनसेंसिबिलिटी आ जाएगा कॉलोनाइजेशन के वजह से। आपको इसका हिंदी में बताए तो बेसुधा कर सकते हैं, असंवेदनशीलता, ऐसा ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसे स्टार्ट होते हैं। क्या है? ये कॉलोनाइजेशन के इफेक्ट के कारण हम भारत संबंधित सब विषयों के सेंसिबल नहीं है, ऐसा हो जाते हैं, इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जानबूझकर नहीं है। वो इसका विषाणु हमारे सर पर आकर हमको इनसेंसिबल, असंवेदनशील बनाते हैं। उदाहरण बहुत बताने के लिए है, हमारे आयुर्वेद ठीक नहीं है, अपने योगा ठीक है, अर्थशास्त्र कुछ अंधविश्वास है, ऐसा कहना इस भारतीय विषयों के प्रति असंवेदन। और दूसरा आई, इग्नोरेंस, एक प्रकार से अज्ञता, अज्ञान। भारत विषय के, भारत के किसी विषय के बारे में कुछ लोगों का प्रॉब्लम वही है, वो अज्ञान है, मालूम नहीं है। ये भी एक सामान्यता बताते हैं। एक उदाहरण मेरा स्वयं का उदाहरण है, इसलिए बता रहा हूं। मैं अभिनव गुप्ता मिलेनियम सेलिब्रेशन के फाइनल प्रोग्राम, कल्मिनेशन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जा रहा था।
लास्ट टाइम पर हमारे सरकारी और अरुण कुमार जी को किसी और को नहीं मिले होंगे, आशुतोष जी और अरुण कुमार जी ने मिलकर मेरे को वहां भेजा है। ये लोग सब कुछ बैठक में थे, इसलिए होगा शायद। वो वहां जाने के समय मन में बहुत प्रॉब्लम्स था, क्योंकि प्रॉब्लम्स इसलिए है, श्री श्री रविशंकर जी भी मंच पर होंगे, वहां जाकर अभी भी मैं महसूस कर रहे स्वामी जी के सामने इस प्रकार के बात कहना, इसलिए मैं आध्यात्मिकता के तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ा मेरे सेफ जोन में खेल कर रहा हूं वहां जाने के समय। लेकिन अभिनव गुप्त के बारे में, क्रमकाली सिद्धांत के बारे में, त्रिका के बारे में कुछ ना कुछ उल्लेख करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा अध्ययन कर रहा था फ्लाइट में बैठकर। मेरे बगल में एक मिडिल एज्ड पर्सन बैठे थे। सामान्यतः फ्लाइट छोड़ दीजिए, ट्रेन में साथ में बैठने वाले लोग भी आपस में बात नहीं करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति मेरे को देखकर, मेरा टीका वगैरह भी देखकर, उन्होंने मेरे को पूछा क्या ज्योतिषी है क्या, ऐसा पूछा, मेरे ज्योतिषी है क्या, मैंने बताया नहीं। बात करना बहुत इच्छा है, प्रचारक है ना संघ का, इसलिए तो मैं विचारक थोड़ी प्रचारक हूं, इसलिए मैं बात करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रिपरेशन के कारण मैं थोड़ा उसमें फिर से गया, वो छोड़ा नहीं, फिर से पीछे, फिर क्या कर रहे हैं गुप्ता मिलीनियम सेलिब्रेशन ऐसा बताया, फिर भी मैं लिखना प्रारंभ, तुरंत उन्होंने क्या बताया आपने, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा। मैंने बताया नहीं, अभिनव गुप्त है। अभिनव गुप्त के बारे में कितने मात्रा में मेरे को मालूम है वो मैंने बताया। 1000 years ago there was a great personality, head and shoulders almost equal to शंकराचार्य, शंकर भगवत्पाद, उनके जो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन, ऐसा थोड़ी थोड़ी, क्योंकि भाषण में भी आने वाला विषय 2 बार उसके पहले बताए तो थोड़ा मन में ठीक हो जाएगा ना, इसलिए उनके सामने एक भौतिक दिया मैंने। ये सब होने के बाद थोड़ा खुशी होकर बैठे थे वो, फिर मैं भी पूछना चाहिए ना उनको, तब मेरे को शौक मिला। उनको मैंने पूछा सर आप कहां से हैं? मैं दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से हूं। दिल्ली में आप क्या करते हैं? आई डोंट वांट टू नेम दैट कॉलेज, ये वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिलोसफी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर है वो, फिलोसफी। कैन यू जस्ट बिलीव? हमारे यहाँ की इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र में भी, दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले लोगों की स्थिति ये है, तो बच्चों की स्थिति क्या होगा? अभिनव गुप्ता द ग्रेट सेतु ऑफ भारत। मैं केरल से हूं, मुझे मालूम है केरल के कितने मंदिरों में, कितने देवी टेम्पल्स में अभिनव गुप्त ने जो, नहीं तो काश्मीरी शैविज्म एक प्रकार से व्यवस्थित किए हुए पूजा पद्धति चल रहा है केरल में। इसलिए मैंने बताया एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक सेतु है। शंकराचार्य के बारे में नहीं पढ़ रहे, फिर अभिनव गुप्त के बारे में कितने पढ़ सकते हैं? सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस टाइप ऑफ, क्यों ऐसा आता है? उन्होंने जो पढ़ा वो प्रोफेसर किन कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा, वहां से एक कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट उनके अंदर आ गया, उस तरफ देखने की इच्छा भी उनके मन में नहीं है, इसलिए ये हुआ था। दैट इज द सेकंड आई, दैट इज इग्नोरेंस। एंड थर्ड वन, एक प्रकार का इरेवरेंस, थोड़ा बहुत मालूम है फिर भी अनादर है भारत के किसी भी विषय के बारे में, किसी भी विषय। कुछ साल पहले तक किसी पेना से आप कुछ लिख रहे हैं, पेना से अच्छे क्या है, इंक बाहर नहीं आ रहे, अक्षर ठीक तरह से नहीं आ रहे, तो तुरंत देखने वाले व्यक्ति पूछेंगे इंडियन है ऐसा, क्योंकि खराब है तो भारत है, लेट होकर कहीं पर पहुंचा है तो पूछेंगे इंडियन टाइम है ना आपका, भारतीय सब अभी नहीं पूछते हैं ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक प्रकार से भारत संबंधित सब विषय खराब है, एक अनादर का, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर नेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड नेटिव साइंस एंड एवरीथिंग, ये हमारे यहाँ जो हक है। हम किसी व्यक्ति ने बता रहे हमारे यहाँ भी साइंस का एक प्रकार का एक एडवांसमेंट हुआ था, प्रगति हुआ था, ऐसा बताए तो दोस पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनाइजेशन, वो लोग मानेंगे नहीं, अंधविश्वास है ऐसा बताएंगे। उदाहरण बताए तो ज्यादा हो जाएगा। फोर्थ आई, दैट इज इल विल टुवर्ड्स भारत। इल विल एक प्रकार से कुभावना भारत संबंधी बताए तो तुरंत इसके ऊपर आलोचना, एक हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स भारत, भारत रिलेटेड सब विषयों के प्रति एक हॉस्टिलिटी। एंड फिफ्थ वन आई वुड लाइक टू से इनएक्शन, ये सबके प्रभाव के कारण कुछ करने के लिए तैयार नहीं, इनएक्शन है। इनएक्शन मतलब क्या है?
करेक्ट कुछ डिस्टॉर्शंस आपके सामने आ गया है तो भी मैं क्यों इसमें पढ़ना चाहिए, मैं क्यों इसको करेक्ट करना चाहिए? आपके सामने कुछ रिसर्च टॉपिक आ गया है, उस रिसर्च टॉपिक में आपको भी मालूम, आप मतलब सॉरी यहां बैठे हुए 300 लोगों को मैं नहीं बता रहा हूं, सामने आने वाले टॉपिक को करेक्ट करना, मैं क्यों ये झंझट पे पढ़ना चाहिए? मेरे को कम्युनल बुलाएंगे कुछ लोगों ने, बोलेंगे जो स्वामी जी बताया ना, विवेकानंद जी के बारे में चर्चा करना है तो भी किसी पाश्चात्य विचारक के विचार दर्शन से इसका स्वामी जी के ऊपर प्रभाव क्या है, कैंट का प्रभाव उनके ऊपर है क्या, ऐसा चर्चा करना पड़ता है हमको। ये है, वो करेक्ट करने के लिए भी तैयार नहीं। कुछ लोग तो करेक्ट करेंगे, करेक्ट करते हैं। मैं वो भी एक उदाहरण बताऊंगा, फिर मेरे अस्मिता संबंधित कुछ और विषय बताकर समाप्त करूंगा। जो मैंने बताया दैट गाइड बुक में क्या आ गया था पंचभूत सिद्धांत और चार भूत सिद्धांत के बारे में, कंपैरिजन भी नहीं है, सीधा बताते हैं ग्रीक का ठीक है ऐसा। यह विषय उस समय का MOS के सामने त्रिवेंद्रम में प्रज्ञा प्रवाह के कार्यक्रम में मैंने पब्लिकली इसके बारे में बताया, क्योंकि मेरे को अगले इलेक्शन में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं बताने से मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मंत्री जी है, सेंट्रल MOS थे, नाम भी बताने से मेरे को, डॉक्टर सतपाल सिंह, ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, ही इज नॉट अ मैन ऑफ इनएक्शन। उनके सामने ये विषय आ गया, आपको मालूम है क्या? स्टेज में बैठकर उन्होंने फोन किया आइसर के संबंधित डायरेक्टर, उन्होंने बताया ये प्रोग्राम आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा, आई विल कॉल यू ऑल, कम टू जूम कॉल। इसी हॉल में मैं जूम कॉल चलाऊंगा। सभी डायरेक्टर्स को बुलाया उन्होंने, मीटिंग समाप्त होते होते दैट चैप्टर हैज बीन रिमूव्ड। ऐसे लोग भी है, वो चैप्टर उन्होंने रिमूव करवा दिया, लेकिन उन तक पहुंचना चाहिए। पहुंचना है तो कौन करना? मेरे जैसा व्यक्ति करने से, सत्यपाल जी को मेरे तरफ कुछ स्नेह है इसलिए उन्होंने ये लिया, लेकिन सही में करने का उत्तरदायित्व पूरे समाज किसको दिया है? आपको दिया है, आप लोगों को दिया है। आपको शिक्षा इसलिए समाज ने दिया, आपको डॉक्टर्स बनाए इसलिए, MPhil दिया इसलिए। क्वेश्चन कर सकते, लेकिन डर है तो नहीं करना, अगले इलेक्शन में खड़ा होना है तो नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए ना हम लोग। एंड मैंने बताया फिफ्थ थिंग, एक प्रकार निष्क्रियता के बारे में बताया, चेंज करने के तैयार नहीं कुछ लोग। एंड 6 कुल मिलाकर अगर कुछ करना है तो भी करने का हम लोग बताए तो अक्षम है हमारे मेजॉरिटी ऑफ और द सो कॉल्ड एकेडमिशियंस, अक्षम है, इनकॉम्पिटेंट है। कोई मेरे को गुस्सा आ रहे तो आने दो, मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि हम इसमें व्यवस्थित ढंग से परंपरागत स्टाइल में इसको पढ़ने के लिए हम नहीं निकला है, इसके वजह से ये सब हो रहा है। मेरे ख्याल से यहां जो रिसर्च आपने देखे होंगे, ए कोलैबोरेटिव रिसर्च फॉर रिजर्जेंस ऑफ भारत, यहां आए हुए स्कॉलर्स नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि स्कॉलर्स है। सो वी मस्ट डू इट, इसके लिए हम सब आगे निकलने की आवश्यकता है। ये डिकॉलोनाइजेशन प्रोसेस अवश्य होना, इसका पहला स्टेप है। जो टॉपिक मेरे को दिया, मैं प्रारंभ किया उस विषय बताकर हम हमारे अस्मिता के खोज में जाने की आवश्यकता है। हमारे अस्मिता क्या है, स्व क्या है, सेल्फहुड क्या है, इसके ऊपर जाना चाहिए। 2019 विजयदशमी भौतिक जब दे रहे थे डॉक्टर मोहन भागवत नागपुर में, उन्होंने उस भौतिक में एक विषय बताया, स्व सेंट्रिक अप्रोच से ही सब प्रकार के एकेडमिक टॉपिक्स हो, एकेडमिक इश्यूज हो, सोशल इश्यूज हो, इकोनॉमिक इश्यूज हो, ये सब सोल्व करने का एक ही रास्ता है। वी मस्ट हैव ए सेल्फहुड सेंटर्ड अप्रोच। सेल्फहुड या स्वत्व, हमारे ये स्वत्व पूरी तरह अपने आत्मा है, हमारा कॉम्पस भी है, हम किस दिशा में जाना है, दिशा ठीक है क्या, वो तय करने के लिए ये स्व को पहुंच समझने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद एक टाइम पर उन्होंने एक बात बताया, ये हमारे राइजन डिएक्टर है, भारत के राष्ट्र के राइजन डिएक्टर हमारे स्वत्व है। ये ईच नेशन बियॉन्ड ए जनरल ह्यूमैनिटी डेवलप्स ए सर्टेन पेक्यूलियरिटी ऑफ कैरेक्टर। स्वामी जी कहते हैं
so in religion, so in politics, so in physical body, so in mental habitude, so in men and women, so in character. One nation develops one peculiarity of character, another takes another peculiarity, unquote. सब देशों के लिए यह है। इंग्लैंड के लिए वो ट्रेड होगा, फ्रांस के लिए वो पॉलिटिक्स होगा, भारत के लिए क्या है? वो धर्म है। भारत के लिए ये समझ, ये धर्म कहा है तो तुरंत, अभी भी पूज्य स्वामी जी के साथ उसी विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वहां बैठकर। धर्म है हमारा सेंट्रल थीम। ये कहने से तुरंत कुछ लोग कहना प्रारंभ करेंगे ये सांप्रदायिक विचार है। ऐसा सांप्रदायिक विचार नहीं है। कौन से टॉपिक को सामने रखकर, कौन से कंटेंट को हमारे केंद्र में रखकर हम आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारे धर्म है। इसलिए महर्षि अरविंदो ने स्पष्ट रूप में कहा है, भारत के जो राष्ट्रीयत्व, भारत के जो स्वत्व, वो सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म अगर जीते तो हम भी जिएंगे। अगर कल परसों इफ इट कैन डाई वी विल डाई। भारत को जो मृत्यु अगर मिलना है तो, नहीं तो ये सनातन। इस प्रकार से ये विषय हमारे सामने रखा है। पूजनीय गुरुजी गोलवलकर, गुरुजी हमेशा खासतौर पर हमारे दक्षिण में आने के समय वो अंग्रेजी में बात रखते थे, इसलिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग करते हैं आइडेंटिटी। अस्मिता के लिए उन्होंने बताया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के साथ हमारे एक एंटिटी भी है। यस, हम अंग्रेजी में बताना है तो आइनस एंड इटनस ऐसा कहते हैं। आइनस मैं हूं, इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं हुमपन ऑफ आवर्स, हमारे हुमपन, हमारे आमनस, हम है, हम हूं, ऐसा कहते हैं ना। ये है अस्मि, अस्मिता, आई आम, आमनस। वो है एक राष्ट्र का, एक व्यक्ति का आत्मवत, नहीं तो उनका जो स्वत्व वही है। इसके साथ हमारे एक फिजिकल बॉडी भी है, एंटिटी भी है, एंटिटी भी है, आइडेंटिटी भी है। दोनों का संस्कृत शब्द मेरे ख्याल से ठीक है, मैं बता रहा हूं, अस्मिता और अस्तित्व, ये दोनों होता है। यह स्पष्ट करने के लिए पूज्य गुरुजी हमेशा कुमार संभव के एक श्लोक उद्धृत करते थे। कुमार अस्त्युत्तराम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापयो तोय निधिव गाह्या स्थित पृथिव्या इव मानदंडा। देखिए इस श्लोक में कालिदास एकदम स्पष्ट रूप में भारत के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी बता रहे। ये भी हम समझने की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं राष्ट्र ब्रिटेन आने के बाद ही बनाए हैं, ऐसा कहते हैं। उसके पहले क्या था? एक व्यक्ति ने एक बार लिखा भी है। क्या लिखा? ब्रिटेन आने के पहले भारत नहीं था। इट वॉज जस्ट ए लैंडमास इन बिटवीन म्यांमार एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और बर्मा के बीच में एक लैंडमास था, ऐसा बताते। लेकिन कालिदास बेचारे, उनको ये मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने बताया अस्त्युत्तरम दिशि देवतात्मा, फिर पुरातर पर्वतोय निधिव गाह्या। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, ये दोनों। लेकिन हिमालय के बारे में दो प्रकार का विशेषण होकर किया है। आई डेयर टू स्पीक अबाउट विथ संस्कृत व्याकरण बिफोर स्वामी जी। देखिए दो प्रकार का विशेषण क्या है? देवतात्मा हिमालय, हिमालय के एक विशेषण देवतात्मा, वो अस्मिता है। हिमालय का अस्मिता क्या है? देवताओं के आत्मा, आत्मा है हिमालय का। फिर इनका जो फिजिकल एंटिटी के बारे में बताया, नगाधि राजा, पर्वतों के राजा है। सो एंटिटी एंड आइडेंटिटी ये है। भारत हमारे जिस राष्ट्र को भी उस प्रकार का एक अस्मिता भी है, एक अस्तित्व भी है। ये अस्मिता को ठीक तरह से समझकर इसको पूरे हमारे जो स्फीयर ऑफ एक्शंस में इसको अप्लाई करने के लिए हम कोशिश करना है। स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, हमारे यहाँ के महान विभूति नेता सब लोग, महर्षि अरविंदो जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हमेशा कहते थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम भी एक स्पिरिचुअल एक्शन है, एक आध्यात्मिक संघर्ष है, आध्यात्मिक क्रिया है। वो केवल पॉलिटिकल या फिजिकल नहीं है। सब क्षेत्र में हम लड़ रहे हैं, सब क्षेत्र में लड़ना ही चाहिए, केवल पॉलिटिकल नहीं। हमको क्या हुआ, ये 7 दशक
लगभग 7 दशक हमारे हाथ से हमको लॉस हो गया है। इसका कारण क्या है? कारण इस अस्मिता को केंद्र में रखने के लिए हम भूल गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खूब चर्चा हुई, व्हाट शुड बी द सेंटर पॉइंट, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होना चाहिए। बहुत सारे महान विभूतियों ने बताया धर्म ही होना चाहिए। अब अगर आप सेक्युलरिज्म डिबेट के बारे में गया है तो आपको मालूम हो गया उस समय संस्कृत पंडित कितने भी लोग वहां थे, ये सब इस विषय के बारे में बताने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ है। साइंस के क्षेत्र में मैंने बताया, बाकी अनेक अनेक क्षेत्रों के बारे में बताया। कम से कम हम लोगों के दायित्व तो बनता है शिक्षा क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में अपनी अस्मिता के आधार पर डेवलप हुए एक भारतीय मेथोडोलॉजी को डेवलप करो, मेथड्स को डेवलप करो, टूल्स को डेवलप करो, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। ये है मेरे ख्याल से एकमात्र होप, ये बात ये है। Then only we can make भारत एक विकसित भारत, otherwise we can be a developed India। नमस्कार, वंदे मातरम।